नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को देखते हुए हमारे चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न संस्थानों के पीटी के पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में आज जो पेपर आपके लिए लेके आया हूँ मैं, वो है परफेक्शन आईएएस का टेस्ट संख्या फर्स्ट। ठीक है, तो ये जो पेपर है मित्रों, ये एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री पर बेस्ड पेपर है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 150 हैं जो आपके आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। तो आप इस पेपर को हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पा सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस क्वेश्चंस पेपर को आप सॉल्व करिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे ज़रा समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, मेहरौली के लौह स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें के बारे में, मेहरौली के बारे में, किसके बारे में मित्रों? मेहरौली के बारे में। तो मेहरौली बेसिकली ये जगह कहाँ पर है? अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो मित्रों यह जगह दिल्ली में है। कहाँ पर? दिल्ली में। और दिल्ली में भी अगर हम बताएं इसे और, तो दिल्ली में जहाँ पर आपकी कुतुब मीनार है, वो कुतुब मीनार, वहाँ पर ही एक लोहे का स्तंभ है जिसे लौह स्तंभ के तौर पर जाना जाता है। ठीक, अब इसके बारे में पहला स्टेटमेंट क्या है? इसे सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां हैं इसमें। ठीक है, दूसरा, यह संस्कृत भाषा से रचित श्लोक शामिल हैं और यह इलाहाबाद में स्थित है। तो पहली बात मैंने आपको बताई थी दिल्ली में है, तो तीसरा स्टेटमेंट तो पूर्णतः गलत ही हो गया। और यदि मैं ये बात करूँ ये किस स्तंभ किससे रिलेटेड है, तो ये मित्रों आपके गुप्त सम्राट के ही एक सम्राट हुए हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, न कि चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। इसमें संस्कृत भाषा के रचित श्लोक शामिल हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय यानी गुप्त पीरियड के समय भारत का साहित्यिक, ठीक है, भारत का साहित्यिक ऑरा काफ़ी व्यापक था। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर संस्कृत के प्रकांड विद्वान कालिदास उनके नवरत्नों में से एक थे। तो जाहिर सी बात है, तो ये भाषा किसका होगा? ये संस्कृत भाषा का कथन होगा। तो यानी कौन सा कथन सबसे सही है? दूसरा ही कथन सही है। ऑप्शन में देखते हैं, 1 2 3, 1 और 3, 2 और 3 और केवल 2, यानी ऑप्शन जो डी है हमारा वही सही उत्तर है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आशा करता हूँ। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे ध्यान से देखते हैं। कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोणार्क मंदिर, अगर हम कोणार्क मंदिर के बारे में देखें तो कोणार्क बेसिकली इसका पूरा नाम कोणार्क सूर्यदेव मंदिर है। क्या है? कोणार्क सूर्यदेव मंदिर। और ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा के कोणार्क में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बात बिल्कुल ठीक हुई है। ठीक है, और अगर हम इसके बनाने की बात करें तो ये कब बना था? अगर हम इसके वर्ष में देखें तो मित्रों ये 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। कब? 13वीं शताब्दी में। तो ज़रा इसके स्टेटमेंट देखते हैं। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा ही 13वीं शताब्दी में कराया गया था। बिल्कुल सही है। तो यह उड़ीसा वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो चूँकि उड़ीसा में है, उत्कृष्ट उदाहरण भी है, ये भी बात सही है। भगवान शिव को समर्पित, यहीं पर हम कच्चा खा जाएंगे क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है सूर्यदेव मंदिर है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। केवल कितने सही हैं? 2 सही हैं। तो ऑप्शन में ज़रा देखो 1 और 2 कहाँ पर हैं। तो ऑप्शन में हम ढूंढते हैं 1 और 2 सी ऑप्शन में है, यानी इसका आंसर सी है। ठीक है, यहाँ पर मित्रों एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि हम क्वेश्चन पढ़ने से पहले उसके बारे में कुछ जानते हैं और वो जो जानकारी है वो हम पहले ही आपको बता देते हैं जिससे आप आसानी से जो आगे के स्टेटमेंट हैं उनको आसानी से समझ सकें। तो आपकी जो पीटी की तैयारी हो वो ऐसी ही तैयारी होनी चाहिए जिसके बारे में जो पूछा गया है उसका पहला ज्ञान आपको ऑलरेडी थोड़ा होना चाहिए, जिससे आप आगे के विकल्प से आंसर खोज सकें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हर्ष पुष्यभूति वंश का था जो 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा, निम्नलिखित में कौन सा हर्ष के साम्राज्य का हिस्सा था? ठीक है, हर्ष यानी हर्षवर्धन,
कौन है ये? हर्षवर्धन है। और हर्षवर्धन ये पुष्पभूति वंश या इसका एक और नाम है वर्धन वंश। कौन सा नाम है? वर्धन वंश। और हर्षवर्धन अपने भाई राजवर्धन की मृत्यु के बाद गद्दी पर 606 ईस्वी में बैठा था। और अगर हम बात करें इसका शासन बेसिकली कहाँ कहाँ था, तो ये बेसिकली आपके थानेश्वर यानी हरियाणा में थे। कहाँ पर थे? थानेश्वर हरियाणा। ठीक है, कहाँ पर? थानेश्वर हरियाणा में थे। ठीक है, और यदि यहीं पर हम आगे देखें कि इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो थानेश्वर को जीता ही था, इसके साथ इन्होंने कन्नौज भी जीत लिया था, यानी उत्तर प्रदेश में भी आ गए। तो वर्तमान उत्तर प्रदेश ये सही है। वर्तमान दक्षिण बिहार ये भी सही है। उड़ीसा तक में थे। नर्मदा के दक्षिण क्षेत्र में ये नहीं थे। वहाँ पर अगर हम देखें तो ये महोदय वहाँ पर हारे थे। कहाँ पर? हर्षवर्धन वहाँ पर हारे थे। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है, चौथा गलत है, बाकी 1 2 3 सही हैं। तो यही विकल्प में तलाशते हैं। तो 4 यहाँ पर नहीं है, यानी इसका भी आंसर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने द भिल्सा तोप्स 1854 लिखा था? मार्टिन व्हीलर, एडी बनर्जी, डी.आर. साहनी और अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये मित्रों लिखा गया था अलेक्जेंडर कनिंघम। और अगर हम कनिंघम के बारे में जानें तो भारत के पुरातात्विक विभाग के पिता के तौर पर इन्हें, यानी RSI ऑफ इंडिया के संस्थापकों के तौर पर इन्हें जाना जाता है। ठीक है, पुरातत्वविद हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों का मिलान करें। सन्निधाता, समाहर्ता, प्रादेशिका और राजुका। ये बेसिकली मौर्य साम्राज्य के अधिकारी हैं। क्या हैं? अधिकारी। सन्निधाता के बारे में बात करें तो ये मुख्य कोषाधिकारी है। क्या है? कोषाधिकारी। समाहर्ता के बारे में बात करें तो ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर है। क्या है? रेवेन्यू इंस्पेक्टर। प्रादेश का बारे में बात करें तो ये आज का जिला मजिस्ट्रेट है। क्या है? जिला मजिस्ट्रेट। राजुका के बारे में बात करें तो आज का लेखपाल है। यानी आंसर क्या बनना है? ये आंसर बनना है डी, आंसर बनना है सी, आंसर बनना है बी और आंसर बनना है ए। DCBA, DCBA यानी DCBA कहाँ पर मिलेगा? सी ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जजिया कर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहले जजिया कर के बारे में आपको बता दें कि जजिया कर होता क्या है मित्रों। तो जजिया कर बेसिकली वो कर है जो नॉन मुस्लिमों पर लगता था, यानी जो इस्लाम धर्म को नहीं कबूलते थे उन पर जो कर वसूला जाता था वो कर आपका कौन सा कर था? वो आपका जजिया कर था। कौन सा कर था? जजिया कर। किस पर वसूला जाता था? जो गैर मुसलमान थे। क्या? जो कुल मिला के आप ये कह सकते हो जो गैर मुस्लिम थे उनसे ये वसूला जाता था, यानी जो मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करते थे। एक आपका कौन सा टैक्स है? एक प्रकार का धार्मिक रिलीजियस टैक्स है। ठीक है, अब इसके स्टेटमेंट ज़रा देखो। यह मुस्लिम प्रजा पर लगाया और वसूला जाता था। तो मैंने आपको क्या बोला? जो नॉन मुस्लिम थे, जो मुसलमान थे वो ज़कात देते थे। क्या देते थे? ज़कात लिया जाता था उनसे। तो ये स्टेटमेंट तो पूरा का पूरा गलत है। मोहम्मद गौरी ने पहली बार जजिया लगाया था। तो मोहम्मद गौरी ने पहली बार जजिया लगाया था, ये भी बात गलत है। पहली बार जजिया मोहम्मद गौरी के सेवक कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था। ठीक है ठीक, नेक्स्ट क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जजिया कर समाप्त किया। पहले हमने क्या बताया? लगाया, यहाँ पर समाप्त किया, तो ये भी स्टेटमेंट गलत। मुग़ल सम्राट औरंगजेब ने इसे पुनः प्रारंभ किया। बिल्कुल बात सही है। अकबर ने इसे समाप्त किया था। अकबर ने जजिया कर को 1562 के करीब इसे समाप्त कर दिया था। और फिर जब पैगम औरंगजेब सम्राट बना तो इसने इसे पुनर्जीवित कर दिया, यानी दोबारा शुरू कर दिया। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, सही होगा। बाकी दोनों कथन तीनों गलत हो जाएंगे। तो कितने कथन सही हैं? केवल एक, ऑप्शन सी ए हमारा सही हो गया।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? विश्व के सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक था, उन्हें द्वितीय अशोक के नाम से जाना जा सकता था। महायान धर्म के महान संरक्षक थे। तो महायान धर्म के यानी बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में बट गया है। एक है आपका बौद्ध धर्म के बारे में आगे क्या था, बौद्ध धर्म 2 भागों में आपका बटा हुआ है। 2 भागों में बांट दिया बौद्ध धर्म को। किस में बटा? चौथी बौद्ध संगति में बटा था। और चौथी बौद्ध संगति किसके टाइम पे हुई थी? चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के टाइम पे हुई थी। और कनिष्क को ही द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन आपका डी सही है। ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से मूर्ति कला का कौन सा विद्यालय कुषाणों से संबंधित है? तो अगर हम अमरावती बात करें तो ये साउथ में है और ये राष्ट्रकूटों से संबंधित है। किससे? राष्ट्रकूटों से। सॉरी, राष्ट्रकूटों से नहीं, राष्ट्रकूटों से नहीं, बेसिकली ये सातवाहनों से संबंधित है। किससे है अमरावती कला? सातवाहनों से। ठीक है, सातवाहनों से। और गांधार और मथुरा कला जो है वो आपके कनिष्क या कुषाणों से संबंधित है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर पता चल गया, गांधार और मथुरा यानी 2 और 3। तो ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। प्राचीन भारत के संदर्भ में बैरीगाजा, बैरी-बेकम, अरिकमेडु के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये जो हैं ये पुराने समय के क्या हैं? आपके पोर्ट हैं। क्या हैं? पोर्ट हैं। विदेशी व्यापारी संभालने वाले बंदरगाह हैं या शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां हैं। उत्तम पाषाण काल के और वास्तुकला के स्थान हैं। महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल हैं। तो ये क्या है बेसिकली? ये विदेशी व्यापारियों को संभालने ने व्यापार को संभालने वाले बंदरगाह, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? वह एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने राजशाही से इस्तीफा तो दे दिया किंतु दशक तक दिल्ली से दूर शांति से रहा? ऑप्शन ए मुबारक शाह, आलम शाह, तुगरिल खान और खिज्र खान। तो आलम शाह एकमात्र सुल्तान है जिसने राजशाही से इस्तीफा दे दिया और 3 दशकों तक शांति से दिल्ली से दूर रहा। ठीक है, आलम शाह गद्दी पर बैठा और सुल्तान बन गया था कब? 1445 में। वह पूर्णतः अयोग्य सुल्तान सिद्ध हुआ। आलम शाह एक वजीर हमीद खान में बहलोल लोदी तक सेना की कमान के लिए आमंत्रित किया और यह महसूस करने के बाद कि सुल्तान के रूप में रहना मुश्किल है, आलम शाह ने बदायूं में रहना उचित समझा। कहाँ पे समझा? बदायूं में रहना उचित समझा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आलम शाह, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। उन्होंने मेरठ दिल्ली तक मार्च करने वाली मंगोल सेना से प्रभावी ढंग से खदेड़ दिया। राजधानी को दिल्ली से महाराष्ट्र की देवनागरी के में स्थानांतरित करने के बाद दिल्ली से महाराष्ट्र देवगिरी के स्थानांतरित करने के प्रयास किया
इस सुल्तान ने कृषि के लिए एक अलग विभाग दीवानी आम, ठीक है, सुल्तान ने कृषि के लिए एक अलग विभाग में निम्नलिखित किस व्यक्तित्व का वर्णन किया था? ठीक, क्या ऑप्शन है? तो ऑप्शन जरा इसे पढ़ो। ऑप्शन पहला क्या कह रहा है? दिल्ली और मेरठ के पास करने के लिए। तो यहाँ पर यदि हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो मोहम्मद बिन तुगलक था, यानी तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक के अलावा नेक्स्ट चलते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक या सैयद वंश के मोहम्मद शाह। तो मित्रों इसका आंसर हुआ आपका क्या? इसका आंसर हुआ आपका तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में किस ग्रंथ तो यहाँ पे पूछा है गुप्त काल के दौरान की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो यदि हम बात करें अमरकोश, ये भी गुप्त काल के एक उपन्यासकार अमर सिंह द्वारा लिखित है, तो ये भी गुप्त काल की यानी जानकारी देती है। बृहत संहिता ये भी देती है। आम कामसूत्र वात्स्यायन का ये भी देती है। यानी ऑप्शन में अगर हम बात करें तो तीनों धूत देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, तो इसका मतलब समझ गए, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कलिंग को नंद साम्राज्य का हिस्सा बताता है? ऑप्शन ए इलाहाबाद शिलालेख, ऑप्शन बी कंधार शिलालेख, ऑप्शन डी हाथी गुम्फा शिलालेख या ऑप्शन डी रोमनदेई शिलालेख। तो यदि हम यहाँ पर बात करें कौन सा शिलालेख ऐसी बारी जानकारी हमें देता है, तो वो है अशोक के समय इसके बारे में जानकारी देने वाला है आपका हाथी गुम्फा शिलालेख। कौन सा है मित्रों? हाथी गुम्फा शिलालेख, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अशोक के साम्राज्य में निम्नलिखित प्रांतों की राजधानी का मिलान करें। तो अशोक के साम्राज्य की राजधानी का मिलान करना है, तो अशोक के साम्राज्य की राजधानी देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आता है पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र कहाँ पर स्थित है? तो पाटलिपुत्र आपका बिहार में स्थित है। कहाँ पर है मित्रों? बिहार में। तो पहला आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। स्वर्णगिरी के बारे में बात करें तो ये कर्नाटक में है। उज्जैन के बारे में बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है। तोसली के बारे में बात करें तो ये कलिंग यानी उड़ीसा में है। यानी बी सी डी बी ए, सी डी बी ए यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाता है इस हिसाब से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। निम्नलिखित का मिलान करें। क्या है? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, अलाई दरवाज़ा फतेहपुर दिल्ली, मोती मस्जिद दिल्ली, मोती मस्जिद आगरा। तो बुलंद दरवाज़ा बेसिकली किसने बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अपने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। किसके उपलक्ष्य में? गुजरात विजय से जब लौटा था, ठीक है। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में किसके द्वारा बनवाया गया था? ये मोहम्मद जलालुद्दीन मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। मोती मस्जिद दिल्ली की अगर हम बात करें तो मित्रों मोती मस्जिद दिल्ली की जो बनवाई थी वो दिल्ली के लाल किले में जलालुद्दीन आलमगीर औरंगजेब के द्वारा बनाई गई थी। मोती मस्जिद दिल्ली वाली, ठीक है, दिल्ली वाली इसने। और मोती मस्जिद आगरा की अगर हम बात करें तो ये आपके जहाँपनाह शाहजहाँ ने बनवाई थी। यानी आपका कौन से आंसर सही होंगे? तो आंसर होगा बी, आंसर होगा ए, आंसर होगा डी और सी, बी ए डी सी। यानी ऑप्शन कौन सा बन रहा है? बी ऑप्शन हमारा बन रहा है। कौन सा?
बी ऑप्शन हमारा बन रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या कह रहा है 16? क्या है 16 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेघदूत के रचयिता कालिदास हैं, बिल्कुल सही है। मुद्रा राक्षस के रचयिता विरसाक दत्त हैं, ठीक है। मृच्छकटकम के रचयिता शूद्रक थे, ठीक है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ठीक है। तो ये सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है 17? बहमनी साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना मोहम्मद शाह प्रथम ने की थी, ठीक है। यह दक्षिण भारत का पहला स्वतंत्र इस्लामी साम्राज्य था। महमूद गवाह के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। वे युद्धों और युद्ध में बारूद का प्रयोग करते थे। तो बहमनी साम्राज्य के बारे में ये क्वेश्चन बताया गया है, यानी मेडिवल से है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 1343-47 में तुर्की के गवर्नर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जो बाद में क्या राज्य कहलाया? बहमनी साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। दक्षिण भारत का पहला स्वतंत्र इस्लामी साम्राज्य सत्ता में आया था, जो कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो स्टेटमेंट पहला दिया गया है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, और इसमें दिया है मोहम्मद शाह ने। तो अलाउद्दीन, इसका अगर हम संस्थापना बारे में बात करें तो ये संस्थापक कौन थे इसके संस्थापक थे अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है। हाँ, और यही बहमन शाह MBT के विरुद्ध, यानी ऑप्शन जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। दूसरी सही है। तीसरी, गवाह शासनकाल में बहमनी साम्राज्य चरम पर था, ये भी सही है। युद्धों में बारूद का प्रयोग किया, जब आ गए हैं बारूद तो फिर युद्ध में बारूद का प्रयोग किया ही जाएगा। तो यानी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर 2, 3, 4 स्टेटमेंट सही हैं। और ऑप्शन 2, 3, 4 में यदि हम देखें तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18? हाँ, गुप्त काल के संदर्भ में ग्रामीण, कुटुंबिन और मेहतर थे। नंबर ए, भू राजस्व एकत्र करने के जिम्मेदार अधिकारी। बी, ग्रामीण भूमिधारक जो ग्रामीण समाज से महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। डी, मिट्टी के प्रारूप का वर्गीकरण। तो डी, उपयुक्त उपयोग से आने वाली सिंचाई विधियों का विभिन्न रूप, ठीक है। तो जरा इसका आंसर देखते हैं। तो इसमें क्या है? गुप्त काल के संदर्भ में कुटुंबिन, मेहतर, ग्रामीण भूमिधारक जो ग्रामीण समाज महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आपका ऑप्शन अगर हम देखें तो मित्रों आपका ऑप्शन सही है बी, यानी आंसर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19? किस काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई? वैदिक काल के, मौर्य काल के, गुप्त काल के या कुषाण काल के? तो लोह प्रौद्योगिकी, आयरन था आपका द्वितीय नगरीकरण, और जो द्वितीय नगरीकरण था वो बेसिकली आपका वैदिक काल का पोस्ट वैदिक पीरियड था। कौन सा पीरियड था? पोस्ट वैदिक पीरियड। यानी जो अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर जाएगा वैदिक काल, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आजीविकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करें? आज मखाली गौशाल आजीविकों में सबसे पुराने थे, ओके, ठीक है। मखाली गौशाल और महावीर समकालीन थे, ये भी बात सही है। श्रावस्ती आजीवक संप्रदाय का मुख्यालय था, ठीक है, अरावस्ती से भी सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है ये बताना है भैया, कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन
जो मैंने तुमसे बोला पहला दूसरा तीसरा तीनों बातें बिल्कुल क्या हैं, सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो सभी में जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है 21, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। वज्रपाणी वज्र धारण करता है, अवलिकोतेश्वर भविष्य का बुद्ध, मैत्रेयी पद्मपाणि कमलाधारी कमलधारी। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें क्षतिगृह यातायात गृह आने के यातना गृह के संरक्षक क्षितिगृह। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें कौन सा ऑप्शन सही है, तो वज्रपाणी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वज्रपाणी वज्र धारण करता है, ए सही है। दूसरा अवलिकोतेश्वर भविष्य का युद्ध, अवलिकोतेश्वर में अगर हम बात करें तो इसे पद्म पाणी बोलते हैं, पद्म पाणी यानी कमलधारी, पद्म पाणी के तौर पर जाना जाता है। मैत्रेयी में क्या दिया गया है, मैत्रेयी में दिया गया है पद्म पाणी कमलधारी, तो ये गलत है, ये जो दिया गया रॉन्ग दिया गया है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा आपके भावी बुद्ध, क्या हैं, भावी बुद्ध। और क्षतिगृह यातना गृह के संरक्षक के तौर पर यदि हम बात करें तो क्षतिगृह यातना गृह ही होता है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी पहला दूसरा और चौथा सही, तीसरा गलत। तो दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर, तो 1 2 4 यानी ऑप्शन ए जो है वो ही इसका सही उत्तर है। 3 इसका जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मैत्रेयी के बारे में बात करें तो ये भावी बुद्ध थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 पर। ठीक है, रुकना, वज्रपाणी वज्र धारण करने वाला, अवलोकेश्वर भविष्य का बुद्ध, अवलोकेश्वर है पद्मपाणी, अच्छा दूसरा गलत है, दूसरा क्या है, गलत है। तो इसका ऑप्शन जो है वो गलत चूज़ हो गया है, हमने लिखा भी था, तो दूसरा की जगह यहाँ पर करो कौन सा सही, ऑप्शन सी हमारा सही है। कौन सा है, ये गलत है, सी हमारा सही है, ऑप्शन सी करो सही। नेक्स्ट 22, फिरोज शाह तुगलक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है फिरोज शाह तुगलक, उसे देखते हैं। उन्होंने आनुवंशिकता के सिद्धांत को सेना में लागू किया, उनके अनुशासन काल में जजिया कर एक अलग कर बन गई अलग। तो यहाँ पर यदि हम देखें फिरोज शाह खान तुगलक के बारे में निम्नलिखित फिरोज शाह तुगलक के बारे में पहला क्या बात है, पहला ये कह रहा है फिरोज शाह तुगलक कि उन्होंने आनुवंशिकता के सिद्धांत को सेना में लागू किया, उसके शासनकाल में जजिया एक अलग कर दिया बन गया, उन्होंने आगरा शहर की स्थापना करी, गरीब लड़कियों की शादी के लिए प्रबंधन कराया। फिरोज शाह तुगलक के बारे में ये बातें कही गई हैं। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में यदि हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट यदि हम देखें, उन्होंने आनुवंशिकता के सिद्धांत पर काम किया, तो 1351 में ये सिंहासन पर बैठा था 1388 तक, और इसने सेना में आनुवंशिकता का सिद्धांत लागू किया, ये बात बिल्कुल सही है। उसके शासनकाल में जजिया एक अलग कर बन गया। तो इसके बारे में यदि हम बात करें, उसने 4 करों की शुरुआत की थी और जजिया को अलग कर बना दिया था, जजिया क्या हो गया था, अलग कर बना दिया था, और ये जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगाना शुरू कर दिया था। दूसरी भी बात बिल्कुल सही है। तीसरी, आगरा शहर की स्थापना की बात करें तो आगरा शहर की स्थापना 1504 में, ठीक है, सिकंदर लोदी द्वारा की जाएगी, न कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। गरीब लड़कियों की शादी के लिए उसने दीवानी खैरात की स्थापना की, ये बात बिल्कुल सही है। यानी 1 2 4 1 2 4 यानी ऑप्शन जो है आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या, 1 2 4 ए ऑप्शन हमारा सही है, यानी ए आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है 23, इसे देखते हैं। अजंता में चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफाएं बौद्ध धर्म के किस स्कूल से संबंधित हैं, हीनयान से, महायान से, वज्रयान से या दोनों से। ठीक है,
तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं ये हीनयान और महायान दोनों से संबंधित हैं, यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की जो मूर्तियों पूजा होती है वो महायान संप्रदाय से रिलेटेड है। भारत में जैन धर्म के नेक्स्ट है हमारा, भारत में जैन धर्म के पतन के निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? पहला, शाही संरक्षण के अभाव में। दूसरा, जैनियों के महायान और हीनयान के रूप में विभाजन में मिशनरियों के उत्साह का अभाव। ठीक है, मिशनरियों के और गुटबाजी। तो जैन धर्म के पतन में से कौन सा कारण था? तो जैन धर्म के पतन का यदि महत्वपूर्ण कारण बात करें तो शाही संरक्षण का अभाव है, बिल्कुल सही है। जैनियों में महायान और हीनयान के रूप में विभाजन, तो जैन धर्म में महायान और हीनयान नहीं हुए थे, ये तो बौद्ध धर्म में हुए थे, तो ये तो बात तो रिलेटेड ही नहीं है। मिशनरी की उत्साह का अभाव और गुटबाजी। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो दूसरा कथन छोड़ के बाकी कथन बिल्कुल सही हैं, वाजिब हैं। तो चौथा भी सही, तीसरा भी सही और पहला भी सही। तो 1 3 4 देखना है भनते हुए, 1 2 3 2 3 4 1 3 4, यानी ऑप्शन जो है वो कौन सा सही है? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। कौन सा? सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या है 25? भारतीय प्राचीन इतिहास के संदर्भ में महासंघिक, स्थिरवादी और सर्वास्तित्ववादी शब्द निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो बात करता है महासंघिक स्थिरवादी होना, ये महात्मा बुद्ध के बताए हुए रास्ते हैं, यानी ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड बात करता है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है 26? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कथन है इसे जरा देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पहला कथन, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब वह तक्षशिला पर रहने वाला एक युवक था। ये बात बिल्कुल गलत है। तक्षशिला पर आक्रमण किया तब वह तक्षशिला में रहने वाला एक युवक था जब सिकंदर ने आक्रमण किया था। तो ये बात जो बताई जा रही है मित्रों, ये बात एक तरह से क्या है आपकी? बिल्कुल सही है। वहीं पर इन पर नज़र चाणक्य की पड़ी थी, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी तो ये नहीं बना, पहले ये शैव धर्म मानता था, फिर बाद में जैन धर्म का अनुयायी जरूर बना था। ये बात गलत। यूनानी राजदूत मेगस्थनी चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, ये बात सही है। यानी 1 और 3 तो सही हो रहा। इसने चाणक्य की सहायता से पाटलिपुत्र पर कब्जा किया, बिल्कुल बात सही है। नंदवंश के राजा को इसने हराया था। किसको हराया था? नंदवंश के राजा को। किसको? नंदवंश के राजा को इसने क्या किया था? हराया था। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो यहाँ पर जाएंगे तो आंसर कौन सा सही होगा? ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए इज़ द राइट आंसर। कौन सा आंसर राइट है? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। किस पर? 27 पर। चलें जरा 27 क्या कह रहा है 27 पर। निम्नलिखित पर विचार करें। संख्या प्रणाली शून्य का आविष्कार रामानुजन ने किया था। ओके। सुश्रुत को भारतीय चिकित्सा का जनक कहा जाता है। चरक कनिष्क के काल में हुए थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 ऑप्शन है। तो मित्रों यहाँ पर देखेंगे तो संख्या प्रणाली शून्य का आविष्कार रामानुज ने किया था, नहीं। शून्य का आविष्कार रामानुज ने नहीं बल्कि आर्यभट्ट द्वारा किया गया था। इन पहला तो गलत हो गया। सुश्रुत भारतीय संख्या जनक है, बिल्कुल सही है।
चाणक्य के काल में थे, बिल्कुल सही, दोनों बातें सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित मगध राजवंशों के कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो नंद वंश है, ठीक है, मौर्य वंश है, शिशुनाग वंश है, हर्यक वंश है। तो सबसे पहले वंश हर्यक आया, यानी चौथा वाला सबसे पहले। उसके बाद आया आपका शिशुनाग वंश, कौन सा? दूसरा। फिर आया आपका नंद वंश, और तीसरा नंद वंश है, और तीसरा आपका मौर्य वंश, यानी 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3, यानी ऑप्शन जो है सी हमारा सही उत्तर होगा। कौन सा? सी हमारा जो है सही उत्तर होगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बृहद्रथ वंश, फिर हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर आपका क्या कहते हैं, नंद वंश, और उसके बाद मौर्य वंश। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हुआ है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। किस पर? 29 पर। क्या कह रहा है 29? निम्नलिखित लेखकों पर विचार करें। कश्यप, बांगभट्ट, आत्रेय और चरक। ठीक है, उपरोक्त में से लेखक आयुर्वेद विद्यालय से संबंधित हैं। आयुर्वेद विद्यालय के संबंधित बात करनी है, तो ये सब के सब मित्रों आयुर्वेद विद्यालय से संबंधित हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। गुप्त साम्राज्य में अवशेषों को विकसित हुए राज्यों में कन्नौज के मौखरी भी थे। मौखरी ने आपके ने 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त किया। इस संदर्भ में मौखरी राजा यज्ञवर्मन का उदय कहाँ से हुआ था? तो यज्ञवर्मन के उदय के बारे में बताना है। तो मौखरी एक अत्यंत प्राचीन परिवार का नाम है, जिसका पतंजलि के कार्यों में भी उल्लेख मिलता है। गुप्त काल के बाद मौखरियों ने कन्नौज के आसपास पश्चिम के मैदानों पर कब्जा किया और 5वीं शताब्दी के अंत तक राजनीतिक प्रभुत्व जमाए रहे। हर्ष के शिलालेख की अवधि के दौरान यज्ञवर्मन का उदय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और ये बिहार के गया जिले के बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों में पाए गए शिलालेखों के 3 राजाओं का पता यहाँ पर चलता है। ठीक, तो इस तरह यदि हम यहाँ पर बात करें, तो ये कहाँ पर से इनका उदय हुआ है? तो इनका उदय गया से हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्या कह रहा है 31? शिखर, मंडप, गर्भगृह और प्रदक्षिणा पथ। यहाँ पर बताना है स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ, वह स्थान जहाँ देवता की प्रतिमा स्थापित हो। मीनार, मंदिर में ऐसी जगह जहाँ लोग इकट्ठा हो सकें। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सही उत्तर के बारे में यदि हम बात करते हैं, तो कौन सा उत्तर सही होगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बात होती है शिखर की। तो जो शिखर है बेसिकली ये नागर शैली के मंदिर के तौर पर बताए गए हैं। तो नागर शैली के मंदिरों में शिखर मंदिर की उभरती हुई मीनार होती है। क्या होती है? उभरती हुई मीनार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उभरती हुई मीनार है, और इसका प्रयोग अक्सर जैन मंदिरों में भी किया जाता है। शिखर स्तूप के चारों वृत्ताकार पथ नहीं, वह स्थान जहाँ देवता की प्रतिमा स्थापित होती है, ऐसी जगह जहाँ लोग इकट्ठे हो सकें, और एक प्रकार की मीनार, यानी सी बात यहाँ पर सही है। ठीक है, मंडप के बारे में यदि हम बात करें, जो मंडप जो होता है ये हॉल होता है, गर्भगृह से जुड़ा होता है, और वह स्थान होता है जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं। तो ये डी बात यहाँ पर की गई है, डी। गर्भगृह जहाँ पर देवता की प्रतिमा होती है, ये बी बात होती है। प्रदक्षिणा पथ वृत्ताकार पथ होता है, ये ई होती है। तो सी डी बी ए, देखो जरा, सी डी बी ए, यानी आपका आंसर जो हो गया वो ए हो गया, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्या कह रहा है 32? उसे देखते हैं। उत्तर देखो 32, निम्नलिखित व्यक्तित्वों पर विचार करें। बीरबल, कृष्णदेव राय, तानसेन, टोडरमल और तुलसीदास। ठीक है, टोडरमल हो गए, तानसेन हो गए, बीरबल हो गए। ठीक है, निम्नलिखित में अकबर के 9 रत्नों में से कौन सही हैं? तो 9 रत्नों में बीरबल थे,
तानसेन थे, टोडरमल थे, ठीक है, कृष्णदेव राय और तुलसीदास। ये अगर हम बात करते हैं, ठीक है, रत्न नहीं थे, ये बताना है, ठीक है, रत्न नहीं थे। 2 और 4 जहाँ मिले वो रत्न नहीं थे, बिल्कुल सही बात है। आंसर में ज़्यादा दिमाग यहाँ पे लगाना ही नहीं है। 9 रत्न में से कौन रत्न नहीं थे? तो मित्रों 9 रत्नों में अगर हम बात करें तो ये रत्न नहीं था और ये रत्न नहीं था, तो यहाँ पर 2 और 4 कहाँ पर है? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन हमारा सही। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि कैप्टन विलियम हॉकिंस ने किस मुगल सम्राट के दरबार का दौरा किया था? तो विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे, ठीक है। और यहीं पर जहांगीर ने उन्हें कैप्टन खान की उपाधि दे दी थी, इंग्लिश खान की, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। गुड़, समुद्र और महाकविराय उपाधियां किस मुगल सम्राट को दी गई थीं? पहला है आपका क्या? अकबर, बाबर, जहांगीर और शाहजहां। तो यहाँ पर यदि हम गुड़, समुद्र, महाकविराय उपाधियों के बारे में बात करें तो ये जो उपाधि दी गई थी मित्रों, ये उपाधि दी गई थी किसको? ये उपाधि दी गई थी शाहजहां को। किसको दी गई थी? शाहजहां को, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है? मोहनजोदड़ो हुमायूं का मकबरा, सिकंदर, मैसूकम, इमामुद्दौला और मोती मस्जिद। तो हुमायूं का मकबरा अकबर के समय बनाया गया, यानी 3 नंबर, ठीक है। सिकंदर, मैसूकुम, हाजी बेगम, नूरजहां, इमामुद्दौला का मकबरा नूरजहां के द्वारा, मोती मस्जिद औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। और हाजी बेगम, सिकंदर, मैसूकुम, 2 3 2 4 1 3। हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम तो नहीं है, यही है हुमायूं का मकबरा बेसिकली मित्रों हाजी बेगम और मैसूकुम ये अकबर के द्वारा। तो 2 3 4 1 यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। निम्नलिखित युग्मों पर मिलान करें, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, बनावली, किसने किसकी खोज की थी, ये पूछा गया है। तो हड़प्पा की खोज जैसा कि आप लोग जानते हैं दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो आर.डी. राखलदास बनर्जी, ठीक है। लोथल आर.एस. विस्ट, ठीक है। बनावली एस.आर. राव, ठीक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो आपका है बनता है, लोथल किया है एस.आर. राव और बनावली आर.एस. विस्ट ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो ऑप्शन बनेगा सी, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्या है 37? हाँ, निम्नलिखित में कौन सी संबंधित राजधानी से सही ढंग से मेल खाता है? अंग, तोसली, मगध, कौशाम्बी, अवंती, उज्जैन, गंधार, चंपा। तो अवंती जो है यही सही रूप से खाता है मेल, और ये आंसर सही हो जाएगा। तोसली जो है अगर हम बात करें तो मित्रों तोसली जो राजधानी है वो बेसिकली कहाँ की राजधानी के तौर पर जानी जाती है? तो मित्रों तोसली जो आपकी है वो कलिंग प्रदेश की राजधानी यानी उड़ीसा के क्षेत्र की राजधानी के तौर पर जानी जाती है, ठीक है। और मगध की बात करें तो ये जो कौशाम्बी जो मगध की राजधानी क्या होगी? मगध की राजधानी होगी आपकी पाटलिपुत्र, ठीक है। गांधार की काबुल, गांधार जो थी वो आपकी काबुल, ठीक है, उसकी राजधानी थी 16 महाजनपदों में, ठीक। कि गांधार यानी तक्षशिला राजधानी थी, चंपा नहीं थी, ठीक। तो इस तरह गलत दिया गया है, तो सी ऑप्शन ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्या कह रहा है 38? हर्यक राजवंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अजातशत्रु ने हर्यक राजवंश की स्थापना की। अजातशत्रु बुद्ध के समकालीन थे। उदयन पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। राजवंश के अंतिम शासक नागदशक थे, ठीक है। तो यहाँ पर जरा देखते हैं। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम देखें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर
जो ऑप्शन सही हैं, अजातशत्रु हर्यक वंश की संस्थापक, हर्यक वंश की स्थापना की, बिल्कुल गलत है पहला तो। अजातशत्रु के बुद्ध के समकालीन, बिल्कुल सही है। उदयन पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, ये भी सही है। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। राजवंश का अंतिम शासक नादशक था, ये सही है। यानी 2, 3, 4 सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्या कह रहा है 39? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन्हें भारत में बौद्ध धर्म के विध्वंसक के रूप में जाना जाता है। इनके काल में संस्कृत भाषा में सर्वाधिक विकास हुआ। इन्होंने सांची स्तूप को जीर्णोद्धार कराया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, सांची स्तूप का जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया है? ये कराया गया है पुष्यमित्र शुंग का, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित शिलालेखों पर विचार करें। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ शिलालेख, एरण शिलालेख, उदयगिरी शिलालेख, भीतरी स्तंभ शिलालेख। तो उपरोक्त में से कौन से शिलालेख गुप्त काल का है? 1, 2, 4, 2, 4, 2, 3, 4 और सभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो शिलालेख है, ये सभी के सभी शिलालेख गुप्त काल के ही हैं, यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्या है 41? उसे देखते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों पर विचार करें। क्या है विचार? नागानंद रत्नावली, प्रियदर्शिका, मुद्रा राक्षस। कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है? नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। ठीक है, 2, 3, 1, 2, 3। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखी। किसके द्वारा? विशाख दत्त द्वारा। ठीक है, और नागानंद, प्रियदर्शिका और ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। चंद्रगुप्त के दरबार में निम्नलिखित नवरत्नों पर विचार करें। कालिदास, हरिसेन, बेताल भट्ट व रामीर में कौन कवि है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो कवि महोदय हैं वो कौन से हैं? तो कवि महोदय 2 हैं, एक तो हरिसेन हैं और एक कालिदास हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कालिदास और हरिसेन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। गयासुद्दीन बलबन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बलबन ने सुल्तान बनने के बाद दल चालीसा को समाप्त किया, सही बात है। उसने लौह और रक्त की नीति को समाप्त कर दिया, नहीं, वो तो शुरू की थी उसने। ठीक है, उन्होंने पाइबोस राजा के पैर चूमना प्रथा शुरू की, ये भी बात सही है। तो 1 और 3 सही है, दूसरी गलत है। 1 और 3 सही हैं, तो कितने सही हैं? 2 सही हैं। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर? बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ज़कात, जजिया, उसरफ और खराज, इसके बारे में बताना है। ज़कात जो है वो मुसलमानों द्वारा लगाया जाता था। ठीक है, जजिया गैर मुस्लिम पर लगाया जाता था। ठीक है, उसरफ के बारे में यदि बात करें, मुसलमानों की भूमि पर सकल उत्पाद पर लगाया जाता था। और खराज की अगर हम बात करें तो गैर मुसलमानों की भूमि पर सकल उत्पाद पर लगाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम ज़कात की बात करें, भूमि पर लगाया जाने वाला, जजिया मुसलमानों, गैर मुसलमानों मुसलमानों, उसरफ मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर है। ठीक है, और ज़कात जो है मुसलमानों पर लगाया गया धार्मिक कर, गैर मुसलमानों पर लगाया धार्मिक कर, और खराज ये, यानी अगर हम इसे मिलाते हैं तो ज़कात जाएगा तीसरे नंबर पर, जजिया जाएगा चौथे नंबर पर, उसरफ जाएगा दूसरे नंबर पर और खराज जाएगा पहले नंबर पर। 3, 4, 2, 1। तो 3, 4, 2, 1 यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कृष्णदेव राय निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। उन्हें सालों वंश का सबसे महान शासक था। उन्हें आंध्र भोज की उपाधि दी गई। उन्होंने जाम्बवती कल्याण लिखी। उपरोक्त में से कौन सी सही है? कि 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 सभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी किताब
सही है। तो यहाँ पर सालो वंश के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय वो तुलु वंश के थे, न कि सालो वंश के। आंध्र भोज की उपाधि सही है। जम्बावती कल्याण लिखी, 2 और 3 सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। जूनागढ़ शिलालेख के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। जूनागढ़ चट्टान पर अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त शिलालेख देखे जा सकते हैं, सही है। गिरनार शिलालेख खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। गिरनार शिलालेख के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी खोज के बारे में बात करें तो 1822 में सैन्य अधिकारी विद्वान जेम्स टॉड द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जेम्स टॉड द्वारा। तो ये गलत है, किसने की थी? जेम्स टॉड द्वारा की गई थी, ठीक है। और सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार का उल्लेख इसमें है। तो पहला और तीसरी बात तो सही है, यानी 1 और 3। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारी सही होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्या है 47? उसे देखते हैं। गुप्त युग में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कश्मीर पर शासन किया? गोनंद वंश, करकोट वंश, नागा राजवंश और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये गुप्त राजवंश किस राजवंश से कश्मीर ने शासन किया? तो इन सभी राजवंशों ने शासन किया। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। महमूद गजनी भारत पर लगातार आक्रमण का कारण क्या था? इस्लाम प्रचार के लिए, एशिया में शक्तिशाली, भारत की संपत्ति को लूटना। तो किसके लिए किया था? भारत की संपत्ति को लूटने के लिए, ठीक है। 17 बार आक्रमण किए थे उसने, ठीक है। 19 और सबका फेमस आक्रमण उसका था सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। किसका? सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। सातवाहन राजवंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था, ओके। उसने प्राकृत साहित्य का संरक्षण दिया, हिंदू धर्म का अनुयायी था। तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पर सातवाहन वंश के बारे में, तो सातवाहन वंश से रिलेटेड ये सारी बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, ठीक है। सिमुक इसका संस्थापक था, प्राकृत संरक्षण दिया, हिंदू धर्म को मानने वाले थे। तीनों सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में विषम का चयन करें। जातक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म के संदर्भ में विषम का चयन करें। जातक कथाएं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जातक कथाएं गौतम बुद्ध से पिछले जन्म की कथाएं और बाकी ये बौद्ध धर्म के बारे में बताती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। निम्नलिखित में से कौन बहमनी राजाओं का सही कालक्रम है? अलाउद्दीन, बहमन शाह, मोहम्मद शाह तृतीय, अहमद शाह और फिरोज शाह। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात बिल्कुल सही होगी? तो यहाँ पर यदि हम कालक्रम में व्यवस्थित करें तो अलाउद्दीन बहमन शाह जो हैं ये कब की कहानी है? तो ये 1347 से 58 तक। हसन गंगू के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। मोहम्मद शाह तृतीय के बारे में बात करें तो ये हैं मोहम्मद शाह तृतीय 1463 से 1482 तक, ठीक है। और आपका अलाउद्दीन बहमन शाह हो गया। अहमद शाह जो महोदय हैं ये हैं आपके 1422 से 1435 तक। और फिरोज शाह महोदय हैं आपके कहाँ से कहाँ तक? 1397 से 1422 तक, ठीक है। तो कालक्रम में जब इसे हम व्यवस्थित करेंगे तो आप देखोगे बी ऑप्शन सही निकलेगा, यही कालक्रम इसका होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। मोहनजोड़ में पाई गई पशुपति मोहर की सब किससे घिरी हुई है? घोड़े से, भैंसे से, गाय से, हाथी से। तो यहाँ पर यदि हम बात करें यह मूर्ति जो घिरी हुई है वो एबेकस पशुपति की जो स्टाइनल सील है, ठीक है। तो बाईं ओर हाथी और बाघ है, दाईं ओर गैंडा और भैंस है। गाय का कहीं उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? घोड़ा भी नहीं है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। सारनाथ के स्तंभ में निम्नलिखित में कौन सा जानवर आत्मज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है?
घोड़ा, शेर, हाथी और बैल। तो सारनाथ के स्तंभ के बारे में यदि हम बात करें तो सारनाथ के एबेकस पशु भाग भारत के आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर जाना जाता है, और वहाँ पर बेसिकली कौन है, शेर है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में प्रचार करें। असत्यमेव जयते उपनिषद मुंडका से लिया गया है। अशोक के सिंह के आधार पर खरोष्ठी लिपि अंकित है। कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर केवल कथन एक ही सही है, ए। ठीक है, अशोक के स्तंभ में जो लिपि लिखी हुई है वो देवनागरी लिपि है, न कि खरोष्ठी लिपि है। कौन सी है? देवनागरी लिपि में यह अंकित किया गया है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। मैं एक जल वाहक हूँ, यहाँ तक कि ठंड में भी हमेशा सजा या उच्च वर्ग की महिलाओं के क्रोधित शब्दों से डरकर पानी में उतरता हूँ। तो आप ब्राह्मण से किस बात से डरते हैं जो आपको पानी में उतरने के लिए मजबूर करता है, हालांकि आपके अंग कड़कड़ाती ठंड से कांपते हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छा कर रहा हूँ। कोई भी जवान या बूढ़ा व्यक्ति जिसने कुछ बुरा किया हो पानी में धोने से मुक्त हो जाता है। उपरोक्त पाठ कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो यदि हम बात करें ये जो बातें हैं वो हमें कहाँ से ली गई हैं, तो मित्रों ये बातें जो हैं वो सुत्त पिटक से ली गई हैं, और सुत्त पिटक का यहाँ पर जो उल्लेख है वो थ्योरी गाता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। निम्नलिखित में से किस प्रमुख राजवंश ने बेसर शैली के मंदिर का निर्माण कराया? चंदेल, राष्ट्रकूट, बादामी और होयसल। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो किसने किया है ये? तो ये किया है आपका बादामी के चालुक्य, राष्ट्रकूट और होयसल ने, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। अगुंतर निकाय इस समय के दौरान प्राचीन भारत में मौजूदा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। अगुंतर निकाय बौद्ध ग्रंथ है जिसका संबंध किससे है? विनय, विसुत्त, अद्विधम्म, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें अगुंतर निकाय बौद्ध धर्म के सुत्त पिटक से संबंधित है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्न मुगल सम्राट अकबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अकबर के शासनकाल के दौरान निर्माणों की प्रमुख विशेषता लाल बलुआ पत्थर का उपयोग था। उसने लहरों में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, उसने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर अगर हम सत्य कथन के बारे में बात करेंगे तो अकबर ने कला और वास्तुकला के विकास में गहरी रुचि थी। ठीक है, ठीक। दूसरा, अकबर के शासनकाल के दौरान प्रमुख विशेषता लाल और बलुआ पत्थर का उपयोग है। इन्हें ट्यूडर पार्क आर्क, चार केंद्रित आर्क के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण, गलत। उन्होंने सिंहासन का निर्माण कराया, ये भी गलत। ये शाहजहां के द्वारा हुआ था। ठीक है, और ये जहांगीर के द्वारा हुआ था। तो एक ही सही है, तो ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। बौद्ध धर्म के विभिन्न विद्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महायान महान मानना था कि सुनिश्चित करना बोधिसत्व का कर्तव्य था कि दूसरे को मोक्ष मिले। वज्रयान का मानना था कि इस रहस्यवाद के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है तो ये बताना है। तो यहाँ पर ये दोनों कथन मित्रों क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या कह रहा है 60, उसे देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण में भारत की सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव? यूनानी साम्राज्य का विस्तार? नहीं। यूनानी बस्तियों की स्थापना? नहीं। मौर्य वंश की उत्पत्ति? ये बात बिल्कुल सही है, और यहीं से हमें चंद्रगुप्त मौर्य प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं। ओल चिकी लिपि किससे संबंधित है? संताल, हो, मुंडा और उराव। ओल लिपि चुकी निर्माण अगर हम बात करते हैं तो 1925 में हुआ था। कब? 1925 में भारत में मयूरभंज राज्य में उड़ीसा का हिस्सा था। शिक्षक रघुनाथ मुर्मू ने
इसकी संताली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ओल चिकी की रचना की थी। तो ये संथाल से रिलेटेड है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। तुगलक साम्राज्य के पतन का श्रेय फिरोज तुगलक की किस नीति को जाता है? भूराजस्व, धार्मिक, गुलामी को बढ़ावा, भूमि अनुदान प्रणाली। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये कई नीतियों का एक परिणाम था, जिनमें से धार्मिक नीति, गुलामी को बढ़ावा और भू, ये 2, 3, 4 ये नीति प्रमुख थीं, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या है 63, इसे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भक्ति आंदोलन का एक उद्देश्य था? मूर्ति पूजा का उन्मूलन, जाति का उन्मूलन, जातिगत भेदों को दूर करना, नया धर्म बनाना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जातिगत भेदों का दूर करना था, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। पानीपत युद्ध में बाबर की सफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? घुड़सवार सेना और तोपखाना को वैज्ञानिक संयोजन, इब्राहिम लोदी का अपने साथियों के प्रति दुर्व्यवहार। ठीक है, नेक्स्ट है पानीपत के युद्ध में बाबर की सफलता के कारण घोड़सवार सेना, तोपखानों का वैज्ञानिक संयोजन। ठीक है, तुगलक पद्धति उसने अपनाई थी, इब्राहिम लोदी के साथियों के प्रति दुर्व्यवहार बिल्कुल सही, और अनुशासित सेना, तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्या कह रहा है 65? लेखक और वृत्तांत हैं। अबुल फजल, तारीख फिरोजशाही, पदम शाहनामा, अब्दुल बनायूनी, अकबर, जयाउद्दीन बरनी, अकबरनामा, अब्दुल हामिद लोहारी, मुख्तम्ब बत तवरीक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अबुल फजल, अकबरनामा, अब्दुल बनाऊनी, मंतखब उल तफरीक, जयाउद्दीन बरनी। ठीक, तो यहाँ पर यदि ऑप्शन जाएंगे तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा, तो अबुल फजल जो हैं वो अकबरनामा लिखी है। ठीक है, अब्दुल बनाऊनी ने मुख्तवे बख्तियारी लिखी है। जयाउद्दीन बरनी ने क्या लिखा है? तो जयाउद्दीन बरनी ने तारीख फिरोजशाही और लाहौरी ने पदशाह, यानी सी, डी, ए और बी। सी, डी, ए, बी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संस्कृति यूनानी आक्रमण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव था? भारत और ग्रीस के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ, भारत का सिक्का प्रणाली प्रभावित किया, इससे उत्तर पश्चिमी भारत में राजनीतिक एकीकरण हुआ, गांधार कला विद्यालय का विकास हुआ। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, तो मित्रों यहाँ पर ये चारों कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्या है? भारत में मध्यकालीन इतिहास के संबंध में मीरास या वतन क्या था? राष्ट्र की सूचित करने वाला शब्द, कारीगरों को दिया जाने वाला भूमि अनुदान, भारत से लाए आए व्यापारियों पर लगाया गया कर, गोदी पर लगाया गया कर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा था? तो मित्रों ये जो कर था वो था कारीगरों को दिया जाने वाला भूमि अनुदान, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशिष्ट द्वैत दर्शन का स्थापना माधवाचार्य ने की थी, द्वैत दर्शन का निम्बकाचार्य ने, द्वैत दर्शन का रामानुजाचार्य ने। कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें विशिष्ट द्वैत दर्शन के बारे में यदि हम बात करें तो ये माधवाचार्य ने नहीं बल्कि रामानुजा ने दिया था, रामानुजाचार्य ने। ठीक है, द्वैत दर्शन के बारे में बात करें तो द्वैत निम्बकाचार्य ने दिया था, और द्वैत दर्शन के बारे में बात करें तो ये दर्शन आपके माधवाचार्य ने दिया था। तो पहला और तीसरा गलत, दूसरा सही, तो केवल एक कथन सही है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। यदि हम बौद्ध धर्म के प्रति अशोक और हर्षवर्धन
की दृष्टिकोण की तुलना करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोनों शासक सक्रिय रूप से बौद्ध भिक्षुओं अनुयायियों पर अत्याचार किया, बिल्कुल गलत। अशोक ने अपने शिलालेख और मिशनरी प्रयासों के माध्यम से बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, जबकि हर्षवर्धन ने धार्मिक प्रति उदासीन रहे, ये भी गलत। हर्षवर्धन सक्रिय रूप से बौद्ध धर्म का प्रसार को बढ़ावा दिया और अशोक ने हिंदू धर्म के संरक्षण दिए, भी गलत। फिर भी अशोक किसी भी शासक को बौद्ध धर्म के प्रसार में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ पर सबसे सटीक अगर उत्तर मिल रहा है तो बी आंसर मिल रहा है। कौन सा आंसर? बी। बाकी तो गलत ही हैं, तो आंसर सबसे सही बी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित पर विचार करें। वह रामानंद के शिष्य थे, उनके गुरु ग्रंथ साहब पाए जाते हैं, उनके पद गुरु ग्रंथ साहब में पाए जाते हैं, उनके काम का प्रमुख हिस्सा 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा एकत्र किया गया था। तो ये जो हैं ये किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो यदि हम इनके वर्णन के बारे में बात करें तो ये वर्णन मित्रों किया गया था किसके बारे में? कबीर के बारे में। किसके बारे में? कबीर के, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंस शब्द का किसका संदर्भित करता है? तो यहाँ पर यदि देखते हैं वह व्यक्ति जो जादुई शक्तियों का दावा करता है, व्यक्ति जो भूमि व्यापार में लगा हुआ है, व्यक्ति जो शासक वर्ग से संबंधित है, व्यक्ति जो मूर्ति निर्माण में लगा हुआ है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो कौन सी बात सही है? समन वे पुरुष महिलाएं हैं जो खुदाई के उपचार शक्तियों के साथ साथ दूसरी दुनिया के साथ संवाद करने में क्षमता का दावा करते हैं, यानी ऑप्शन जो है ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। नालंदा विश्वविद्यालय की और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नालंदा विश्वविद्यालय के मुख्य रूप से तांत्रिक अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने बौद्ध दर्शन पर जोर दिया। दोनों विश्वविद्यालयों ने बौद्धिक वैदिक अध्ययन और हिंदू अनुष्ठानों पर जोर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय ने विभिन्न विषयों को कवर करने वाले विविध पाठ्यक्रम के साथ उदार शिक्षा बढ़ावा दिया, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने बौद्ध दर्शन और तर्कशास्त्र में विशेषज्ञता हासिल की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की शिक्षा के प्रति अपने धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय धार्मिक हठधर्मिता पर जोर देता है। तो यहाँ पर सही है बिल्कुल सी आंसर, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्या है 73? इसे देखते हैं। प्राचीन इतिहास के संदर्भ में पार्टिवेट का शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रधान पुजारी, रिपोर्टर, शाही कोषाध्यक्ष या आपके सैन्य कमांडर। तो ये किया जाता है किसके लिए? शाही कोषाध्यक्ष या सैन्य कमांडर रिपोर्टर के लिए, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है 74। मौर्य काल के दौरान बिहार में प्राचीन राजधानियों का क्या महत्व है? वे मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य के केंद्र थे। वे धार्मिक विविधता और साम्यवाद के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने बौद्ध धर्म और तंत्रवाद के प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सही कोड के बारे में यदि हम बात करें तो कौन सा कोड सही होगा? तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। सिंधु घाटी सभ्यता का मुताबिक मिलान करना है। हड़प्पा क्या मिला है? गोदी खाना चावल की खेती के साक्ष्य, लोथल से चावल की खेती के साक्ष्य, मोहनजोदड़ो से देवी माँ की मृत मूर्तियाँ, महान स्नानागार। चावल की खेती के साक्ष्य तो मोहनजोदड़ो, सही है। लोथल से बेसिकली पोर्ट के बारे में जानकारी मिलती है, यानी 2 नंबर। चहुंदड़ों से चावल की खेती, यानी 1 नंबर। मोहनजोदड़ो, महान स्नान, हड़प्पा दे मृण मूर्तियाँ मिली हैं। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। अशोक के नाम उल्लेख मास की लघु शिलालेख में किया गया था। देवानाम प्रिय नाम का उल्लेख गुर्जर लघु शिलालेख में किया गया था। पियदर्शी राजा नाम का उल्लेख बराबर गुफा शिलालेख में किया गया। अशोक मौर्य नाम का उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में मिलता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो 1 और 2 और 4, 3 और 4, 1 3 4, ठीक है। देवानाम प्रिय क्या है?
कथन सही है। टिंग टोंग टिंग। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है, सभी ऑप्शन सही हैं, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। कॉलम 1 कॉलम 2 को आपस में मिलाना है। सुमुख कौन थे, नंदीवर्धन कौन थे, विष्णुवर्धन कौन थे, अमोघवर्ष। ये संस्थापक बेसिकली हैं। तो सुमुख के बारे में यदि हम बात करें तो ये सातवाहन के संस्थापक हैं। नंदीवर्धन के बारे में बात करें तो पल्लव हैं। अमोघवर्ष के बारे में बात करें तो राष्ट्रकूट हैं। विष्णुवर्धन होयसल हैं। यानी आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, बी सी ए डी, बी सी ए डी, बी सी ए डी, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर बी होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। रजिया सुल्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इल्तुतमिश ने उसे अपना उत्तराधिकारी नामित किया। वह पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिन्होंने भारत में शासन किया। रजिया की हत्या हरियाणा के कैथल के पास की गई। तो ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। मध्यकाल के आंदोलन में संदर्भ में नलियर दिव्य प्रबंधम, ठीक है, भक्ति मंडल, नाडाल शिक्षाओं का संकलन, शंकर की शिक्षाओं का संकलन, बहरहाल का संकलन, उपरोक्त के अलावा अन्य। मध्यकाल के बारे में यदि हम बात करें तो ये है 12 अलवरों की रचना का संकलन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उसके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा का उल्लेख किस रूप में किया गया? चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र, चेल चार, पांड्य, सत्यपुत्र, चेल चार, सत्यपुत्र, पांड्य, चोल, चेर और सत्यपुत्र। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये बात बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तक्षशिला, कौशाम्बी बौद्ध स्थल हैं। इनकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक, दो, तीन, एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। डाई स्ट्राइकिंग तकनीक द्वारा बनाए गए सिक्के भारत में राजवंश शासकों द्वारा शुरू किए गए थे। मौर्य, इंडो रोमन्स, कुषाण और इंडो बैक्टीरियाई। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है तो इंडो बैक्टीरियाई सही है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोथल शब्द का अर्थ मृतकों का स्थान, बिल्कुल गलत। मोहनजोदड़ो का अर्थ है ये बिहार पूजा के लिए होते थे, बिहार रहने के लिए होते थे, ये भी गलत। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहनों ने करवाया था। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक कथन, दो कथन, ठीक है। लोथल मृतकों का स्थान गुजराती भाषा में होता है, ठीक है। और तीसरा कथन सही है। तो दो कथन सही हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्या कह रहा है 84? अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित है? कर संग्रह, रेशमी वस्त्र, राज्य और शिक्षा प्रणाली। तो ये जो है राज्य और प्रशासन से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। प्रशासनिक मुद्दे, कमजोर उत्तराधिकारी, धार्मिक और सामाजिक कारक, विदेशी आक्रमणकारी उपरोक्त में से मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण नहीं हैं। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण यदि हम बात करते हैं तो कौन सा होगा? तो ये कोई भी पतन का कारण नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित पर मिलान करें। महिषी, युवराज, ग्रेमनी और संग्रहित्री। तो यहाँ पर यदि क्या है हमारा, देखते हैं। महिषी, युवराज, ग्रेमनी, संग्रहित्री। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो हमारा सही बनेगा, महिषी का मतलब होता है क्या? रानी, यानी तीसरा नंबर। युवराज का मतलब होता है युवराज, यानी चौथा नंबर। ग्रेमनी का मतलब होता है ग्राम प्रधान, यानी दूसरा। और संग्रहित्री कोषाध्यक्ष 3 4 1 2, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही
हो जाएगा, यानी बी आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित पर विचार करें। अगुंतर निकाय, दीपवंश, महावस्तु, भगवती सुत्त उपरोक्त में से कौन सी बौद्ध साहित्य की 16 महाजनपदों की सूची प्रस्तुत करता है? तो 16 महाजनपदों की सूची प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, 1 2 3 तीनों बातें सही हैं। ठीक, भगवती सुत्त नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। ब्रह्मदेयी स्तंभ कहाँ स्थापित है? बुद्ध के जन्म स्थान पर, मृत्यु पर, वह स्थान जहाँ पहला उपदेश दिया, या वह स्थान जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ब्रह्मदेयी जो स्तंभ है वो बुद्ध के जन्म स्थान पर बनाया गया है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, ब्रह्मदेयी बुद्ध के जन्म स्थान पर बनाया गया है और लुम्बिनी में स्थित है। ठीक है, और इसमें करों में छूट दी गई थी, इसीलिए इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। प्रारंभिक मौर्य समाज में महिलाएं पति के घर एकत्रित लोगों से बात करती थीं, दावतों में जाती थीं और अपने पति के साथ धार्मिक कार्यों में भाग लेती थीं। प्रारंभिक आर्य समाज में कोई पर्दा नहीं थी। तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, ए आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। मियाँ तानसेन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अकबर ने उन्हें मियाँ की उपाधि दी थी। अकबर ने राग मियाँ मल्हार पेश करने का श्रेय दिया। अकबर में नवरत्न में से एक थे। सभी सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, सभी सही हैं, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण कहाँ किया? भोपाल, बनारस, अहमदाबाद, उज्जैन। तो ये घड़ी का किया है उज्जैन में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। शिवाजी के शासनकाल के दौरान मराठा प्रशासन के संदर्भ में सबसे निचली इकाई गांव पटेल करते थे। शिवाजी मंत्रिपरिषद के अष्टदिग्गज कहा जाता है। शिवाजी के अधिकांश प्रशासनिक सुधार मलिक अंबर के सुधारों पर आधारित थे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें, कौन सी बात सही होगी? ठीक, तो ये बात है आपकी 1 और 3 यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। हाल ही में खबरों में रहा गणपति विट्टम मंदिर स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो ये जो मंदिर है वो बेसिकली मित्रों कहाँ पर स्थित है? केरल में। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। गौतम बुद्ध के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुद्ध में कोई भी भाषण जीवन काल के दौरान लिखा गया नहीं था। उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध शिक्षाओं के शिष्यों को राजगृह में संकलित किया। उनके संकलों को त्रिपिटकों में बांटा गया है। ठीक है, त्रिपिटक लिखा है ये। ठीक, कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर मित्रों कौन सा कथन सही है? केवल 2 कथन सही हैं। कौन सा? तो यदि हम बात करते हैं, मौखिक रूप से शिक्षा देते थे, महिलाओं भाग नहीं लेती थीं, बुद्ध में कोई भाषण जीवन काल में नहीं लिखा गया, ये कथन बिल्कुल सही है। मृत्यु के बाद बौद्ध शिक्षा शिष्यों द्वारा राजगृह में संकलित किया गया, 3 पिटकों में बांटा, ये बात गलत है, ये सही है। ठीक है, 2 बातें सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। दीवाने रसालत, विदेशी मामले, दीवाने बिजारत, वित्त मामले, दीवाने हिंसा, युद्ध मामले, कौन सा गलत सुमेलित है? तो सी गलत सुमेलित है। दीवाने हिंसा के बारे में यदि हम बात करें, तो ये पत्राचार विभाग से संबंधित है। युद्ध का मामला नहीं है, पत्राचार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। मैंने एक कप शराब और एक डिश सूप लिया, अपना राज्य अपनी प्रिय रानी को बेच दिया। यह टिप्पणी किस मुगल सम्राट ने दी थी? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यह टिप्पणी जिस मुगल सम्राट ने दी है वो सम्राट है जहांगीर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। अकबर की धार्मिक नीति के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उसने जजिया कर समाप्त कर दिया लेकिन तीर्थ यात्रा कर नहीं। गलत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला स्टेटमेंट। अकबर उसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर लेकिन जजिया, ये भी गलत। उसने जजिया तीर्थ दोनों समाप्त, ये सही है। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं भारतीय सिक्का प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुषाण बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के ढालने वाले उपमहाद्वीप के पहले राजवंश थे। गुप्त काल के सिक्कों की कोई प्रमाण नहीं मिला। गुप्तकालीन सिक्कों के धार्मिक चिन्ह जो राजाओं के धार्मिक संबंध दर्शाते हैं। उपरोक्त कथन में कौन से कथन सही हैं?
तो यहाँ पर यदि बात करें कुषाण बड़ी में सोने सिक्का ढालने उपमहाद्वीप के पहले राजवंश थे, नहीं, पहले राजवंश जो थे वो गुप्त थे। ठीक है, तो पहला कथन तो क्या हो जाएगा, सत्य है, कुषाण बड़ी संख्या में ढाले थे, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कथन गलत है, क्योंकि चांदी के सिक्के भी ढाले गए थे। ठीक है, कोई प्रमाण नहीं मिला। गुप्तकालीन सिक्के धार्मिक चिन्ह, तो 2 कथन सही है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में किस ग्रंथ में बताकर गुप्त युग की प्रारंभिक वर्ष की पहचान करने में मदद की। प्रारंभ गुप्त युग में शक और शुरुआत 241 साल बाद शुरू हुआ था। रघुवंशम, रजमनामा, अमरकोट, तहकीक हिंद। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो है तहकीक हिंद, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। भीमबेटका कला और संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च पाषाण काल पेंटिंग्स ज़्यादातर जानवरों का आकृतियों में प्रतिनिधित्व है। मध्य पाषाण काल में चित्र दर्शाया गया प्रधानता, इसमें ताम्र पाषाण काल की कोई पेंटिंग नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये मित्रों ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ये ऑप्शन होगा सही ऑप्शन ए। 1 और 2 सही हैं, तीसरा सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। आईसीबी बैल के जानते थे और जुताई के लिए आईसीबी का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो इसका आंसर होगा पहला सही, दूसरा गलत और तीसरा सही, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। हड़प्पा स्थलों में पाई गई पत्थर, कांस्य और टेरिकोटा की मूर्तियां परिष्कृत हैं। हड़प्पा वासियों द्वारा कांस्य ढलाई कला में व्यापक पैमाने पर चित्र अभ्यास किया जाता था। चित्रित बर्तनों की अपेक्षा सादे मिट्टी के बर्तन अधिक प्रचलित हैं। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा, तो यहाँ पर यदि हम कथन के बारे में बात करें तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला कथन गलत है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। क्या है 103? पेशवाओं के अधीन मराठा प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। पेशवा शिवाजी के अष्टप्रधानों में से एक थे। बालाजी विश्वनाथ पेशवा पद का सर्वोच्च और वंशानुगत बना दिया था। ये दोनों बातें मित्रों क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। नासिक शिलालेख, गौतमीपुत्र, जूनागढ़, रुद्रदामन, मथुरा शिलालेख, खारवेल, हाथीगुम्फा, कुमारगुप्त। तो ये उल्टा दिया गया है। ठीक है, तो कितने सही हैं, 2 सही होंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ये, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। ऋग्वैदिक समाज में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। समाज प्रतिसत्तात्मक था, सही है। महिला पुरोहित दक्षिणा का कोई जिक्र नहीं है। महिला साधुओं का कोई जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कथन कौन सा कोड सही है, तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। कथन 2 सही है, महिलाओं पतियों के साथ यज्ञ कर सकती थीं। ठीक है, दक्षिणा का कोई जिक्र नहीं है, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। साधुओं का कोई जिक्र नहीं है, ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक समारोह में हालांकि बहुत कम है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 10। जैन धर्म के संदर्भ निम्न कथनों पर विचार करें। क्या विचार करना है? जैन धर्म का मूल दर्शन महावीर के जन्म के पहले महावीर के जन्म के पहले कहा जाता था। जैन धर्म की महत्वपूर्ण मान्यता संपूर्ण संसार की चेतना है। इसमें कितने कथन सही हैं, तो यदि हम यहाँ पर कथन देखें तो यहाँ पर जैन धर्म से रिलेटेड कथन के बारे में बात करें तो 2 कथन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो कौन कौन से 2 कथन सही हैं? जैन धर्म का मूल दर्शन महावीर के जन्म से पहले मौजूद था, बिल्कुल सही है। जैन धर्म के अज्ञार हताशा कदय भी कहा जाता है, और जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण चेतना संपूर्ण संसार चेतन है। ठीक है, ये अगर हम बात करें जैन धर्म की संपूर्ण संतान चेतन है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बातें सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित कथनों पर फाहियान समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान भारत आया। नालंदा विश्वविद्यालय के व्यापक जानकारी प्रदान की। बंगाल ताम्रलिप्ति पूर्वी तट पर व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बताया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम कथन के बारे में बात करें तो केवल तीसरा कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कौन सा? तीसरा। बाकी ये दोनों कथन गलत हैं। समुद्रगुप्त के नहीं, चंद्रगुप्त के काल में हिंदुस्तान आया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108।
महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये कुलीन तंत्रीय गणराज्य है जो भारत के अस्तित्व में था। नियमित कराधान की कोई व्यवस्था नहीं थी। शिकारियों और संग्रहकर्ताओं में राजा के वन उत्पाद के उपलब्ध करनी होती थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही होगा, तो कथन यहाँ पर दूसरा गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं। तो यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्या कह रहा है 109? एलोरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? एलोरा और में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म से जुड़े मठ हैं। अजंता बौद्ध धर्म और थीम गुफाओं के बारे में जानकारी है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करें। वाकाटक, कंदव, कंडव और हूण उपरोक्त में से गुप्त साम्राज्य के समकालीन कौन थे? गुप्त साम्राज्य के समकालीन वाकाटक थे, कदम्ब थे और हूण थे, खोंडव नहीं थे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी जो है हमारा बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। बाबा गुरु नानक के निम्नलिखित में से कौन से कथन सही? सिख धर्म के संस्थापक, सगुण भक्ति परंपरा के एक रूप, वकालत, बिल्कुल गलत। गुरु नानक विचारों को ईश्वर की पूजा को महत्व पर जोर दिया, बिल्कुल गलत। गुरु विचारों ने ईश्वर की पूजा के महत्व पर जोर दिया। ईश्वर की पूजा के महत्व पर जोर दिया। 1 और 3 ठीक ये सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। क्या है? प्राचीन ग्रंथों में बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कामंदक चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में नीतिसार लिखा, दांडी दासकुमार चरितम लिखा, बाणभट्ट कादम्बरी रोमांटिक उपन्यास लिखा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं? तीनों बातें सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में संस्कृत व्याकरण में समावधि कालक्रम में व्यवस्थित करें। पढ़नी, पतंजलि, कात्यायन। तो सबसे पुराने हैं पढ़नी, फिर पतंजलि, फिर कात्यायन, यानी 1 3 4 1 3 2 ठीक है। तो ऑप्शन यदि हम देख लें एक बार को तो 1 2 3 यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यानी ए इसका आंसर है हमारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। भारत के इतिहास में धार्मिक योग्यता हासिल करने के लिए बौद्ध ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि अनुदान देने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो बौद्ध ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि देने वाले पहले अनुयायी सातवाहन हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांची, देवकोटम, रामनगर, अहिरण, जूनागढ़, बनगढ़। तो इसे अगर हम मिलाएं तो क्या मिलेगा? ए रामनगर को अगर हम मिलाएं तो ये मिलेगा अहिछत्र। एरण को अगर हम मिलाएं तो ये मिलेगा एरिकोना और वानगढ़ देवीकोटा। यदि हम इसे देखें तो 4 3 2 1 ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। कथन ए अकबर मुगल सम्राट का पहला था जिसने दक्कन को जीतने की योजना बनाई। दक्कन को जीतने में उनकी प्राथमिक उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार था। नीचे दिए गए उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए गलत आर सही। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। क्या है? बाणभट्ट हिंसांग दोनों संरक्षक था। उनके वृत्तांत उन्हें पूरे उत्तर भारत के स्वामी के रूप में पेश करते थे। ऐसे वृत्तांतों को ध्यान पहले इतिहासकारों ने उन्हें गुप्त काल के बाद अंतिम महान हिंदू साम्राज्य के रूप में पेश किया। पुष्यभूति, हर्षवर्धन, पुलकेशिन और अशोक उल्लेखित नाम किसके लिए है? बाणभट्ट ने। तो मित्रों ये है हर्षवर्धन के लिए, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। क्या कह रहा है? जैन धार्मिक विरासत स्थल श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है, रणकोला। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम मिलाएं तो रणकपुर। तो रणकपुर जो है वो बेसिकली राजस्थान में है, न कि गुजरात में। गिरनार पर्वत के बारे में यदि हम बात करें तो गिरनार पर्वत जो है वो गुजरात में है। ठीक है, पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ झारखंड में हैं। तो 2 सही हैं। ठीक है, ये दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या है? वह कश्मीर घाटी नवपाषाणकालीन स्थल जिसमें काराबोस प्राचीन झील के अवशेषों का स्थित हैं, वह उल्लेखित साइट है बुरझोम। तो कौन सी होगी? बुरझोम। ऑप्शन बी हमारी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। क्या कह रहा है 120?
उत्तर वैदिक काल के बारे में कथनों विचार। कृषि जीविका का प्रमुख साधन था। जुताई लकड़ी की फाल से की जाती थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। यह गोंडीय वैष्णववाद संस्थापक हैं, जो एक धार्मिक आंदोलन है जो वैष्णव परमात्मा के रूप में भगवान विष्णु को बढ़ावा देता है। गौड़ीय वैष्णववाद सत्य और प्राप्ति के लिए भक्ति योग अपनाने की शिक्षा देता है। उन्हें महामंत्र और हरे कृष्ण मंत्र को अपनाने का श्रेय दिया जाता है। उपरोक्त वाक्यांश का वर्णन करता है। तो उपरोक्त वाक्यांश जिसका वर्णन करता है वो हैं आपके चैतन्य देव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से कौन से उल्लेखित राजवंशों का सही क्रम है? तो उल्लेखित राजवंशों का सही कालक्रम संगम, सुलभ, तुलुभ और अरविंदो है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। क्या कह रहा है? निकोलस कॉन्टिफानो, गुंडी डुआर्टो, बारोबोस, अरविंदर रज्जाक जैसे विदेशी यात्री निम्नलिखित में किस राज्य का दौरा किया? तो ये राज्य था विजयनगर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। तुर्क चहलगामी सिजदा चमारो, तुर्क चहलगामी बनाया था इल्तुतमिश ने, यानी पहला नंबर सिजदा और समारोह बलबन द्वारा। लाख वक्स कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और सहनाए मंडी अलाउद्दीन खिलजी 1 2 3 4, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। बलबन के बारे में निम्नलिखित विचार करें। मामलुक वंश का संस्थापक था। उन्होंने विस्तार से बजाय समेकित नीति अपनाई। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करें क्या कह रहा है? विस्तार के अलावा समेकित नीति। ठीक, मामलुक वंश का संस्थापक ये नहीं था, ये गुलाम वंश के 9वें शासक हैं। उन्होंने विस्तार के बजाय समेकित नीति अपनाई। ठीक, ये कथन बिल्कुल सही है। उसने तांबे का सिक्का जीतल चलवाया, यह कथन भी बिल्कुल गलत है। उसने नवयुवकों को शक्ति नियंत्रण में रखा, ये बात भी बिल्कुल सही है। कितने कथन सही हैं? 2 कथन, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 126। मुगल काल में इंडो फारसी स्रोतों किसान के अधिकतर किस शब्द को दर्शाया गया? रैयत, मुजेरियन, असामी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये है आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 127। कौन सा तमिल महाकाव्य लगभग 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया और कोपलन और मधावी की कहानी सिल्कादिकारम, यानी ऑप्शन ए हमारा मणि मेकलई है। क्या है? मणि मेकलई, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। सतपुला बांध निम्नलिखित में 14वीं शताब्दी वास्तुशिल्प चमत्कार के रूप में जो सिंचाई के लिए पानी में विश्वसनीय स्रोत था, संभावित घुसपैठियों के खिलाफ रक्षा के रूप में काम करता था, किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया था बेसिकली किसके द्वारा? गयासुद मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आदि वर्ण किसका प्रथम खंड है? तो आदि वर्ण प्रथम खंड किसका है? 129, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित लड़ाइयों में कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी, तालीकोटा और घाघरा का युद्ध। तो यदि हम इसको सही क्रम में स्थापित करें तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी का 1576 में हुआ था, तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। ठीक है, 1565, और ये आपका 1529 में हुआ था। जब इसी प्रकार आप इसे क्रम में रखेंगे तो सही क्रम आपको मिलेगा 143, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 131। निम्नलिखित विशेषताओं विचार की। एकात्मक रथों को 5 पांडव के रथों के नाम से जाना जाता है। अर्जुन, शिव, विष्णु, मिथुन, पाल कलात्मक रूप से नक्काशीदार मूर्तियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही होगा, तो यहाँ पर यदि बात करते हैं तो ये कथन कौन सा सही होगा? तट मंदिर, महाबलीपुरम, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। विचार। रायगोपुरम, कल्याण मंडपम, अखंड मंडपम, शिखर, उपरोक्त में से कौन सी विजयनगर की वास्तुकला विशेषताएं हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें इसमें कौन वास्तुकला विशेषताएं हैं, तो ये है आपका कौन सा ऑप्शन सही? ये है आपका रायगोपुरम, यानी ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। चराई देव मैदान किस साम्राज्य से संबंधित है? अहोम साम्राज्य, खिलजी
विजयनगर साम्राज्य। तो ये साम्राज्य जो उससे संबंधित है वो कौन सा साम्राज्य है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये आपका अहोम साम्राज्य है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये दीवाने, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या क्या किया गया था? दीवाने बंदगान किया गया था, दीवाने खैरात किया गया, दीवाने इस्तियाक किया गया था, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। क्या है? निम्नलिखित में अनुच्छेद पर विचार करें। उनका नाम फरीद रखा गया। योग्यता कार्य शुल्क अफगानों के सरदार के रूप में उभरे। व्यापार और ऐतिहासिक में व्यापार शुल्क को सरल बनाया। प्रवेश बिंदु बिक्री एकत्र करके नाली को मुगल काल तक जारी रही और अधीन सिक्के भी आधार बनाए और सड़कों की मरम्मत कराई। ये जो बात की गई है शेरशाह सूरी के बारे में बात की जा रही है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 136। निम्नलिखित यात्रियों पर विचार करें। निकोलो मुंशी बर्नियर और पीटर बुंडी, यह किस जहाँ शाहजहाँ के शासनकाल में किस यात्री ने भारत के दौरा किया? तो भारत के दौरे के बारे में बात करें तो इन सभी ने भारत के समय दौरा किया, शाहजहाँ के समय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। मनसबदारी प्रथा के संदर्भ में बताइए। यह नागरिक सैन्य प्रशासन आधारित थी। मनसबदार होते थे जो अपने पद के अनुसार भुगतान पाते थे। मनसबदार का पद वंशानुगत होता था। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी बातें सही हैं? पहली दूसरी बात सही है, तीसरी बात सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। क्या है? जागीरदार प्रणाली मराठों द्वारा शुरू की गई थी। ओके, वेतन भुगतान नगद या जागीर असाइनमेंट के माध्यम से किया जाता था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही होगी? तो यहाँ पर ए गलत है और आर सही है, क्योंकि जागीरदारी प्रथा विशेष राज्य आवंटित किए जाते थे और ये मुगलों द्वारा शुरू की गई थी, न कि मराठों द्वारा। ए गलत, आर सही, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। प्राचीन इतिहास की अवधि के दौरान कानी, कर्णमयी और मिताली शब्दों में उल्लेख किस संदर्भ में किया गया? ग्रामीण अधिकारी, भूमि अधिकारी, बुनाई समुदाय, श्रद्धांजलि और प्रस्तुतियाँ। मुगल वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला अपने चरम पर पहुंच गई, औरंगजेब के समय पहुंच गई। ठीक है, तो यहाँ पर 139 में अगर हम देखें तो ये है भूमि अधिकारी, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है 140 के बारे में यदि हम देखेंगे तो 140 जो होगा वो आपका कौन सा कथन सही होगा? तो पहला कथन जहांगीर के शासनकाल वाला बिल्कुल गलत, औरंगजेब के शासनकाल में लाहौर ये सही है, प्रारंभिक ये भी सही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 141। वह दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे जिन्होंने विचार रखा कि राज्य शासित उदार समर्थन पर आधारित होना चाहिए। क्योंकि भारत के अधिकांश लोग हिंदू थे, इसलिए भारत का राज्य वास्तव में इस्लामी नहीं हो सकता था। उपरोक्त अनुसार शासन को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, तो जलालुद्दीन खिलजी की बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पर। ठीक है, क्या कह रहा है? मुगल प्रशासन पटवारी किसको संदर्भित करता था? वह मुगल प्रशासन पटवारी ग्राम रिकॉर्ड रखने वाला होता था, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143। चरक संहिता के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। सूत्र, औषध विज्ञान, भोजन, बीमारियों के उपचार, विमान परीक्षण। ठीक है, तो ये सभी चार बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। निम्नलिखित में परवर्ती मुगल साम्राज्य कौन है? फर्रुखसियर, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय का कालक्रम बताना है। ठीक है, कालक्रम बताना है। तो यदि हम इनके कालक्रम में जाएंगे तो इनका कालक्रम क्या होगा? तो आपके फर्रुखसियर जो हैं वो 1713 में बने। ठीक है, 1713। अहमद शाह के बारे में यदि हम बात करें तो ये अहमद शाह जिसने रानी माँ ऊधम भाई के हाथों छोड़ दिया, ऊधम भाई को किबले उज़ाज़म की उपाधि दी, 54 से 59 तक रहे। यानी ये जो महोदय हैं 1754 से 59 तक रहे। आलमगीर द्वितीय के बारे में यदि हम बात करें तो आलमगीर द्वितीय ये 1754 से 59, और शाह आलम द्वितीय के बारे में बात करें तो शाह आलम 59 से 1806 तक रहे। ठीक है, तो इनका क्रम हम देखें तो डी ऑप्शन हमारा सही
हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। क्या कह रहा है? त्रिकुटी पेंटिंग कंगड़ा चित्रकला, थांगटा पेंटिंग सिक्किम। तो ये कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें टिंकुट पेंटिंग, ये आपकी बिहार से सही है। कांगड़ा चित्रकला ये असम से नहीं है। कांगड़ा चित्रकला जो है इनका नाम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से है। किससे है? हिमाचल प्रदेश से। और ये थांगटा सिक्किम से है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146। मीमांसा दर्शन विचार कीजिए। वेद शाश्वत है और उनका समस्त ज्ञान समाहित है। तो ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, यह वेद ज्ञान अवधारणा पर जोर देता है। ठीक, यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर वो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा कौन सा? सी, यानी सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147। क्या है 147? लोधी वंश की स्थापना की, विद्वानों के संरक्षण मिलने के कारण उसका दरबार विद्या का केंद्र बन गई, ललित कला और संगीत कला के महान संरक्षक के तौर पर उभरे। यानी कथन 2 और 3 सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148। क्या कह रहा है 148? रामानुजनाचार्य और के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने भक्ति में आध्यात्मिक, ये बात सही है। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, संयम श्री भयस्म्यम गीता भयस्म्यम, ये बात सही है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149। क्या कह रहा है 149? निम्नलिखित में कौन सी वास्तुकला तुगलक शैली पत्थर मलबा मुख्य निर्माण सामग्री, दीवारों पर अधिकतर प्लास्टर किया जाता था, दृश्य गर्दन और नुकीले गोविंद प्रवर्ती गुंबद होते थे। ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150। गुप्त युग के समाज में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महिलाएं समग्र स्थिति में गिरावट जारी थी, सही है। सती प्रथा प्रचलित थी, एरन अभिलेख से ये जानकारी मिलती है, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। तो मित्रों, इस तरह आज हम लोगों ने परफेक्शन आईएएस संस्थान का हिस्ट्री, एंशिएंट और मेडिवल, इसका पेपर सॉल्व किया। ठीक है, तो आप इस पेपर का पीडीएफ, मैंने आपको पहले ही बताया, आप हमारे एग्ज़ामोफेबिया के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। ठीक है, सुधार के कमेंट्स भी दीजिए, एप्रिसिएशन के कमेंट्स भी दीजिए। ठीक, और आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके करिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं।